बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ मुल्क में एक बड़ी सियासी रीशफलिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले अपने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहे हैं। अगर उन्होंने पार्टी दबाव में आकर छोड़ी है, अगर ये सवाल उठाया जाता है तो क्या वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला भी किसी दबाव में आकर करेंगे? कुछ ग्रोहबंदियाँ हैं पीटीआई के अंदर भी, कुछ ऐसे धड़े हैं जो चाह रहे हैं कि वो अपने नाम के साथ पीटीआई का नाम जोड़ के रखें। लेकिन जहांगीर तरीन साहब इस सारे मामले में बड़े अहम हो गए हैं। बड़ा मरकज़ी उनका किरदार उभर कर सामने आया है। माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत का सफ़र शुरू कर रही थी, उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ और उनकी सियासत बड़ी ज़्यादा मुतहरक थी। आज फिर एक बार वो मुतहरक हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतबादल जमात बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे हैवी वेट्स उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, एक हम ख्याल ग्रुप भी बन रहा है, लेकिन जो पॉपुलर सपोर्ट है अगर वो इन छोड़ के आने वालों के साथ नहीं आती तो ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरी बड़ी खबर जो आज जिसका इशारा मिला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से कई बार ये सवाल होता रहा कि नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएंगे, और अब फाइनली नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बात होने लग गई है। वापस आने के बाद वो अपनी नाअहली को चैलेंज करेंगे। पार्टी के ज़राए ये कहते हैं कि इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। ये जो भी कानून में हाल ही में एक तरमीम की गई है उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, और क्या अपनी नाअहली ख़त्म करने के बाद वो अमली सियासत को जारी रखेंगे, नहीं रखेंगे, या मरीम साहिबा के लिए रास्ता जो है वो हमवार होगा, ये भी एक सवाल है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 बार उसने हुकूमत की है, माजी में खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा जो नताइज हैं इंतखाबात के वो बदलते रहे हैं। कभी जो है एक हुकूमत आती थी, इवन एमएमए जैसा जो इत्तेहाद था बहुत पॉपुलर था, बहुत मशहूर था, लेकिन वो भी दोबारा री इलेक्ट नहीं किए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको उन्होंने 2 बार मुंतखब किया। वहाँ पर जो सियासी जोड़ तोड़ा उसका फ़ायदा किसको होगा? पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ का फ़ायदा किसको होगा? अगर ज़्यादा लोग जहांगीर तरीन साहब के पास चले जाते हैं, जरदारी साहब भी लाहौर में बैठे हुए, पीपल्स पार्टी में जो लोग जाएंगे, क्या वो अपने साथ वोट बैंक भी लेके जा रहे हैं या नहीं? और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये जोड़ तोड़ का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो कम अज़ कम नून लीग को होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़ायदा किसको होगा ये तो फ़ैसला जब इलेक्शंस होंगे तब होगा, और इलेक्शंस के लिए भी फ़ैसला हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने जो इत्तेहाद में हैं उन्होंने बता दिया है बहुत कैटेगोरिकली कि हम असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद एक दिन भी इस असम्बली में नहीं बैठेंगे। यानी कि अगर कोई आवाज़ें थीं जो सोच रही थी कि थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए, कुछ जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर किया जाए, तो वो आवाज़ें अब दब गई हैं और ये कंसेंसस हो गया है। जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि असम्बलियाँ जो हैं वो अब चंद दिन पहले तहलील कर दी जाएंगी। 12 अगस्त को मुद्दत पूरी हो गई है, 13 अगस्त को ये असम्बलियाँ जो हैं मुद्दत पूरी होने के बाद टूटनी हैं, लेकिन अगर 3-4 दिन पहले तोड़ा जाता है तो फिर 90 रोज़ मिल जाएंगे। यानी कि अक्टूबर, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि अक्टूबर में हम करवा सकते हैं, शायद अक्टूबर से मामला नवंबर के मिड या आखिर तक चला जाए, तो कुछ थोड़ा सा टाइम, एक ग्रेस पीरियड और मिल जाएगा। जो निगरान हुकूमत होगी वो जब आएगी तो शायद उस वक्त तक IMF के नए प्रोग्राम की तैयारी ये हुकूमत कर चुकी होगी। तो ये सारे मामलात हैं, इन पे गुफ्तगू करेंगे। जनाब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जाहिद अली खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सीनियर कानूनदान हैं। इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। जाहिद साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ये जो सियासी जोड़ तोड़ है, अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत जो सपोर्ट बेस रही है, खैबर पख्तूनख्वा उनकी ताकत का मरकज़ रहा है, तो अभी आपको लगता है कि 9 मई के बाद या जो पीटीआई के चेयरमैन ने गलत फैसले किए, उन फैसलों के बाद उनकी वो पॉपुलर सपोर्ट कायम है, नहीं कायम है? तंजीला, मेरे इस बात आपकी इस बात से इख्तिलाफ है कि उनको हमारे सूबे में रिजर्व मिली थी, ऐसा नहीं था। आपको याद होगा कि 2008 में जब हम हुकूमत में आए तो हमने 2013 तक जितने कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दिए शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं दिया। और 2013 में जब इलेक्शन हो रहा था तो हम अपनी प्यारों की शहीदों की जनाजे उठा रहे थे और पीटीआई वाला इलेक्शन में खूब दंदनाते फिर रहे थे और जलसे करते रहे। उसके 2018 के इलेक्शन में फिर भी ऐसा ही हुआ
आपको याद होगा कि हारून बिलोर को शहीद किया गया, हमें तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, हमें तो कोई मैदान में रहने नहीं दिया गया, हमारे पाँव हमारे हाथ बांधे हुए थे और दूसरे खिलाड़ी को छोड़ दिया था कि जी आप खेलते जाए। तो ये रिजल्ट होगा जो था। लेकिन एक बात मैं वादे कर दूं, हमारे सूबे में लोग अगर इनके जा भी रहे, आ रहे और जा रहे, तो हम लोगों में इसलिए कि हमारे अभी तकरीबन 85% हमने टिकट दे चुके हैं अपने लोगों को, आइंदा इलेक्शन के लिए हमने अपने लोगों को टिकट दे चुके हैं। और हम कभी फोकियत इस पे नहीं देते हैं कि किसी पार्टी से कोई बंदा टूट के आएगा तो हम उसको सर पे बिठाएंगे, नहीं। ये देखे ना, इसका आपने देखा कि इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो पीटीआई ने इधर उधर से सारे हुजूम इकट्ठे करके और वो सोशल मीडिया पे और दूसरे पार्टियों से लोग लेके आए, 2 दिन ये जेल में गुजार ही नहीं सकते, दूसरे दिन वो बाहर आते हो कहते मैंने सियासत छोड़ दिया। हमारे तो ये हमारे जो लैल साहब है वो कहते हैं कि इनकी अगली बारी, हम तो 100 साल से बारियां गुजरते देखते जा रहे हैं। हमने 2013 तो 8 तक जो कुर्बानी दी शायद पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिए। जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते रहे, हम खड़े हो रहे और हम खड़े हुए और हमने शहादत दे दिए। हमारे तो टारगेट सेलों में भी हमने टाइम गुजारा है, हमने जेल तो हमारे लिए कोई मामूली सी बात है, जेल तो कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखें जो पीपल पार्टी ने ऐसे किया था, अपने मुस्लिम लीग का भी कोई सियासी वर्कर बन गया था, लेकिन पीटीआई का अभी सियासी वर्कर बना नहीं है, वो तो एक हजूम था। इसलिए आप तितर बितर हो रहे कोई इधर जो रह जाएंगे उनको आप मानेंगे कि वो फिर हैं सियासी वर्कर्स? कुछ रह भी तो रहे ना, सारे तो नहीं अभी गए। नहीं, मैं उसको वर्कर इसलिए नहीं समझता कि वर्कर तो सख्तियां बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये एक दिन जेल में जाए दूसरे दिन बाहर आके मैं सियासत छोड़ता हूँ, ये सियासी वर्कर नहीं होते। सियासी वर्कर जिस पार्टी से नजरियात के साथ मुंसलिक होते हैं वो आखिर दम तक खड़े रहते हैं और वो कभी भी ये सख्तियां ये चीजें आते रहते हैं। पीटीआई के लिए तो कभी ये सख्ती आई नहीं थी, क्योंकि जब से ये आई थी सोशल मीडिया है, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, दुनिया में एक ग्लोबल विलेज बन गया, हर एक बात जाती है। आपको मैं बताऊं कि हमारे वक्त में तो 2 अखबार होते थे, एक नवाई वक्त और एक जंग, ठीक है, जो खबर लगाते थे नहीं। सही, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं असल में इलेक्शंस के नताइज की बात करती, लेकिन आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि आपको लड़ने ही नहीं दिया गया, तो आप फिर दोबारा आपको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कैसे चुनते? मैं वापस आती हूँ जाहिद खान साहब, ये पॉइंट आपका इट्स अ वैलिड ऑब्जर्वेशन। लेकिन शुएब शाहीन साहब, कैसे आप देखते हैं ये जो अब जोड़ तोड़ हो रही है, जिस तरीके से नए धड़े बन रहे हैं, ये नज़रियात के साथ कमिटमेंट नज़र नहीं आती? जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि जो नज़रिया है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में ना तो आइडियल डेमोक्रेसी कभी रही है ना आज है, अल्लाह करे कि हो, लेकिन जो सियासी विक्टिमाइजेशन है वो हमारी तारीख़ का और हमारे हाल का हिस्सा तो है। माजी में तमाम जमातों ने उसको भुगता, लेकिन वो खड़े रहे, सालों जेलें काटी लेकिन खड़े रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्यों इतनी जल्दी छोड़ रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा अगर माजी में आप चले जाएं, याह्या खान का जब इक़्तिदार था, माशाल्लाह था, तो उसने पैसे बांटे थे कि शेख मुजीब की पार्टी नहीं जीतनी चाहिए और इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, और वो दोनों पार्टियां बड़ी ज़ोर और शोर से जीती। उसके बाद हम आगे आते हैं कि जब ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ लगा तो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के 40 मेंबर थे सीईसी के, 40 में से 38 छोड़ गए थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आती हैं, वो सारे लीडर्स जो बड़े थे सीईसी के मेंबर्स, जतोई, खर, कौसर नियाज़ी, हफीज़ पीरज़ादा, आप यू नेम इट, हनीफ रामे, वो सब ने या अपनी पार्टियाँ बनाई या इधर उधर हो गए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो यूथ के साथ वापस आई, ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आई और उनको 88 में इक़्तिदार मिला। अब आगे आ जाएं, जब नवाज शरीफ इस दौरान दरियाफ्त किया गया मोहम्मद खान जुनेजो को, और फिर जब देखा कि ये इंडिपेंडेंट आदमी है, उसके वतन से पैदा किया गया PMLN को। PMLN जब पॉपुलर हो गई तो उसके बाद जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया तो ये सारे के सारे साइड लाइन कर दिए गए। फिर जब ये डील करके चले गए बाहर नवाज शरीफ साहब, तो उनके वतन से PMLQ को पैदा किया गया, वो सारे वही लोग थे जो उधर चले गए। फिर भी वो इक़्तिदार नहीं बना सके, जिसके लिए किंग्स पार्टी के साथ उनको पीपल्स पार्टी का पैट्रियट्स मिलाया गया।
लेकिन अगर उनके रेशो देखेंगे जो रह गए उन जमातों में, और आज जो बड़े नाम थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान जाने जाते थे, लाजमो मंजूम, वो तो बहुत रेत के दीवार साबित हुए। मैं आपको क्योंकि आपने बार की पॉलिटिक्स भी की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। इसमें पूछ रही हूँ कि पॉलिटिक्स में तो जाहिर है यू हैव टू पे कुछ ना कुछ तो प्राइस होती है। देखें, जब नवाज शरीफ दोबारा वापस आया, वो सारे मैक्सिमम चेहरे वापस आ गए, या इधर आ गए या वो डिस्क्रेडिट हो गए, साइड लाइन हो गए। तो ये वापस आ जाएंगे जो लोग। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, देखें, हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की तारीख में, तोड़ जोड़ और जोड़ तोड़ ये हमेशा रहा है। और ये डिस्क्रेडिट लोग होते हैं कि जिनको बदकिस्मती से दूसरी पार्टियां फिर पिक कर लेती हैं। पीटीआई ने भी पिक किया था, मैं वो जो जहांगीर साहब के जहाज में आए थे। मैं कह रहा हूँ कि वो गलत फैसला था पीटीआई का। ओके। और आज उनको इस बात का एहसास होगा कि वो गलत लोग जो इन्होंने पिक किए थे, वो आज दोबारा, आज देखें, कल पिछले एक हफ्ते में 2 बंदे पीपल्स पार्टी में चले गए। एएनपी ने अच्छी बात की, मैं जाहिद साहब की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये डिस्क्रेडिटेड लोगों को फिर हर पार्टी एक्सेप्ट ना करे। जब आप एक के साथ धोखा कर सकते हो, 2 के साथ कर सकते हो, 3 के साथ कर सकते हो, तो फिर चौथे के साथ भी करोगे। आप तो कानूनदान है, कानूनी तौर पर इसकी ममानियत नहीं है, अब अखलाकी तौर पे तो जाहिर है पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जिस पे बहस हो सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जी जी, जिस पे आज पाबंदी लगा रखी है, वो एक शेर है, मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। अल्लाह करता है कि वो बहार होते। आज भी एक बात बताऊं, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, अवाम एक साइड पे खड़ी है। ठीक है, इस वक्त ना वो पीडीएम के साथ है, ना इन डिस्क्रेडिटेड लोगों के साथ है, ना वो जहांगीर तरीन के साथ है। इख्तियार वली खान साहब, अवाम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ के साथ खड़ी है जनाब। आप लोग जो हैं वो ये सारा कुछ पार्टी टूट गई, लोग चले गए, और जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ये लोग मेरे साथ हैं। तो कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत कैसे अवाम की सपोर्ट अपनी तरफ लेके आ सकती है? थैंक यू वेरी मच तंजीला। देखिए, एक तो शुएब साहब अपना जो तज्जिया रखते हैं, ये इनका तज्जिया हो सकता है, इनकी ख्वाहिश शायद हो सकती है, इनकी कोई इन्फिलिएशन हो सकती है, लेकिन हम इसके साथ कभी भी, बल्कि जो जीरक लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो इस तज्जिए के साथ कभी भी मेरे ख्याल में एग्री नहीं करेंगे। तो ये जो तहरीक इंसाफ थी, क्या ये कोई नजरियाती जमात थी? ये जो तहरीक इंसाफ है, क्या इसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल थी पीछे से कि इन्होंने कोई हवाला थाना देखा हो, कोई जेल कल्चर इन्होंने देखा था? कभी इन्होंने कोतवाल के हाथ के कोई 2 छितर खाए थे? इस तरह को तो इनकी कोई हिस्ट्री थी ही नहीं। पार्टियां बनती हैं तब जब आप उनकी आबियारी करते हैं, जब आप उनकी तरबियत करते हैं। आप जेल की हवा जो खा रहे हैं, अब आप उनको नजरियाती समझेंगे? अब तो आपने उनको खिलवा दी ना हवा जेल की, बहुत सारे लोगों को। मुझे बताइए, किसने जेल की हवा खाई है? ये उनको तो हवा लगनी कोई नहीं देता। उनको हवा जैसे लगनी शुरू हो जाती है, वो उधर रोना शुरू कर देते हैं। ये जो आपको जाहिद खान साहब ने बात बताई ना, मैं उस जमाने का स्टूडेंट लीडर हूँ जब अखबार पे हमारा तकिया होता था कि उंगलियां टूटी हुई हैं और हमारा अखबार में खबर हमारी छप जाए, कोई तस्वीर छप जाए। ये तो आज तो सोशल मीडिया है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यहाँ से एक तस्वीर उठाओ और डाल दो, पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। हम तो इतने सिंगल कॉलम खबर के लिए कि आज के उठा लिया गया और नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। ये इमरान खान के पास तो अपनी टीम ही नहीं थी। आप अगर मुस्लिम लीग की बात करें, ये सबको इसी छाननी से लेके जाना है, इसी से क्यों ये सियासी स्ट्रगल क्यों है कि सबके साथ ये होना है? तो वो सियासी जद्दोजहद बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें, 2018 में इमरान खान को पीपल्स पार्टी ने, अवामी नेशनल पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत ने, सब ने कहा कि जो तजर्बे हम कर चुके हैं तुम उसको रिपीट मत करो। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, और इसका मतलब यही था कि ये बेवकूफियां और ये चीजें हमने रिपीट नहीं करनी है। लेकिन ये तो बड़ा नया एक खिलाड़ी टाइप आदमी था। ही इज अनडाउटेडली, वो एक सेलिब्रिटी था, लेकिन वो लीडर नहीं था, और ना वो अभी तक लीडर बना है। सही। जो उसके साथ लोग थे, ये सारे लोग मफाद परस्त थे, ये इन्वेस्टर्स थे।
आपने देखा होगा इस्लामाबाद में नई बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन अगर कराची में अगर बनती अगर हैं, अगर वही टावर्स इन्वेस्टर्स, बनते हैं। ठीक है, अगर वही इन्वेस्टर्स, यहाँ पे जरा मौका दीजिएगा जायद खान साहब, वही इन्वेस्टर्स आप बाकी मुझे जी जी बात बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें। मैं ये कह रही थी कि वो इमरान खान जो है, आप भी नहीं उनको वेलकम करेंगे। आपने मेरे पूरे 4 बार आपने मुझे टोका है एक सेगमेंट में, देखने में बात कैसे करूंगा। जी करें बात करें। इमरान खान के पास कोई आइडियोलॉजिकल लोग नहीं थे, इमरान के पास सारे मांगे तांगे के लोग थे, तोड़े गए लोग थे, लाए गए लोग थे, जबरन गर्दनों से हाथ मरोड़ कर उनको लाया गया, जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में, मर्सिडीजों में, पिजारोज में और लैंड क्रूजरों में डाल के लाया गया था। अब फारसी का एक बड़ा अच्छा मकूला है कि माले हराम बूद बजाए हराम रफ्त, जिस तरह आए थे उसी तरह उन्होंने जाना है। अब आपका क्या ख्याल है कि फवाद चौधरी जैसा बंदा उसके साथ कोई ताक़यामत खड़ा रहेगा? ये शहबाज गिल जैसा बंदा उधर गला कटवा लेगा? ये जो दूसरे हैं, ये परवेज चलें आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, मारकुटाई के लिए मुझे जरा ये गुफ्तगू आगे बढ़ाने दें। अगर वही लोग जो मांगे तांगे के थे, जो जहाज़ों में आए थे, प्रेस क्लब के रास्ते वापस जा रहे हैं, अगर इनको बाकी जमातें खुशामदीद कहेंगी और उनको जगह मिलेगी, कल वापस ये तमाम लोग जो हैं ये फिर इनको वजारतें दी जाएंगी, और क्या पार्टी छोड़ने पे उनके सारे गुनाह बाकी जो हैं वो माफ़ हो गए हैं? ये वो सवाल है जो मैंने आप तीनों के सामने रखना है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक पर जाते हुए जो सवाल था वो इस वजह से बड़ा अहम सवाल है कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं, सीनियर जो सेकेंड और थर्ड ईयर की लीडरशिप थी, उसमें जो भी खान साहब की गलत पॉलिसियाँ थीं, जिनके बारे में एक इत्तफाक पाया जाता है उनके मुखालफिन में कि ये गलत पॉलिसियाँ थीं, इससे रियासत को नुकसान पहुँचा है, इससे जो सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है, तो ये सारे के सारे लोग चेयरमैन पीटीआई की इन पॉलिसीज़ को इंडोर्स कर रहे थे, उनके साथ थे। तो उनको कैसे माफ़ी मिल रही है सिर्फ पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? क्या उनके खिलाफ जितनी भी चार्जशीट थी, जो मौजूदा हुकूमत उनके खिलाफ चार्जशीट लगाती थी, वो ख़त्म हो जाएगी? जी शुएब शाहीन साहब, आप इस पर बताएं कि ख़त्म हो जाएगी वो चार्जशीट उनके खिलाफ? देखें, पहली बात तो यह है कि बड़ी बदकिस्मती है कि मसलन एक नाम लेता हूँ, फवाद चौधरी साहब को एक दफ़ा बेल मिली, फिर गिरफ़्तार हो गए, दूसरी दफ़ा ज़मानत मिली, फिर गिरफ़्तार हो गए, तीसरी दफ़ा मिली, फिर गिरफ़्तार करने की कोशिश को बड़े भागते हुए आपने तस्वीरें भी देखी हैं, बड़े फिर अदालत पहुँच गए, फिर रात तक बैठे रहे, फिर ज़मानत हो गई। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसके बाद गिरफ़्तारी ख़त्म, उसके बाद वो VVIP बन गए। उन्होंने तो सियासत भी छोड़ दी थी। सियासत छोड़ दी थी, लेकिन अब कहते हैं कि हमने सियासी रोल भी अदा करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल में जाकर 3 घंटे की वो मुलाकात करते हैं, जिसको मैं और आप जाकर मुलाकात नहीं कर सकते, और उसका मुलाकात का एक तरीक़ाकार होता है। तो ये कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? यानी इनका स्टेट का सबसे बड़ा मुजरिम इनकी नज़र में बेहतरीन और वो VVIP बन जाता है। दूसरी मिसाल आप सामने रखें, हमारा शीरी मज़ारी का, एक दफ़ा ज़मानत हुई, गिरफ़्तार हो गई, दूसरी दफ़ा होगी, फिर गिरफ़्तार हो गई, तीसरी दफ़ा हुई, फिर गिरफ़्तार हो गई, चौथी दफ़ा हुई, गिरफ़्तार हो गई, 5वीं दफ़ा जब हुई, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो बिल्कुल ठीक होगी। अब आप इस तरह सीरीज़ ऑफ वाक़यात देख लें, कोई एक नहीं, बेशुमार। आपने 2 मिसालें हमारा सिर्फ एक बात, क्या हमारे मुल्क का कानून और इंसाफ इतना मासूम और सादा है कि ना वकील की ज़रूरत है, ना गवाह की ज़रूरत है, ना अदालत की ज़रूरत है? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जाकर अपने आप को फारिग करा लीजिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने मुख्तलिफ वाक़यात में ये कहा, खुल के ओपन कोर्ट में जो कि रिपोर्ट हुई, उन्होंने कहा कि हम तो आपको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आपको रिहाई असल में तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये अगर हमारे मुल्क का मेयार रह गया है तो फिर किधर है जमहूरियत, किधर है आइन, किधर है कानून की बालादस्ती? तो अगर ये डबल स्टैंडर्ड, अगर इन लोगों के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, अगर इनके ऊपर वाकई रियासत के ख़िलाफ़ और गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम करने के इल्ज़ामात थे और उनके मुकदमात थे, तो क्या वो मुकदमात ख़त्म हो गए अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है? देखिए तंजीला, एक बात वाज़ेह है, ये आप सही कह रहे हो
कि हम तो समझते हैं कि अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उस अदालत उनसे हम पूछते हैं कि जिनके वीडियोस आते हैं और ये जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदाल बैठा हुआ है उसके सास क्या कह रही है, और ये सास बचाने वाले के ला बचाने वाली बात करते हैं। जब आपके अदालत इसने हिट पे चले जाते हैं तो मैं एक सियासी कारकुन के नाते तुम्हें ये सोचूंगा कि मुझे अदालत से इंसाफ मिले। जब मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता दें कि फिर यही काम होगा जो ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने, जब हम लोग जेलों में जाते थे, हमने कभी भी जब बाहर आए दोबारा अगर हमें गिरफ्तार किया तो खुशी से गए। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। मैं 74 में मैं स्टूडेंट था और हमारे कॉलेज में बम फटा जब शरफाव खान का केस हुआ था, तो मुझे एक मेरे हमसाये के में एक शादी थी, मैं उसमें जवान था, तो मुझे एक सिपाही आए कि जी आपको थाने में बुला रहे हैं। मुझे ले गया, मैंने 3 महीने टार्चर सेल में गुजारे, 3 महीने। अब ये दो बेचारे, हम तो कहते रहे कि ये बर्गर वाले लोग हैं, ये सियासी लोग नहीं है, ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये सख्ती अगर बर्दाश्त करते तो क्यों भागते? लेकिन उनके ऊपर जो इल्जामात थे अब वो खत्म हो गए। सवाल तो बुनियादी तौर पे ये है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर वो खत्म होते तो वही काम होगा 2011 में जिस तरह इमरान खान को लेके आया, 2013 में लेके आया, 2018 में लेके आया, अभी ये शुरू हो गया। ये अगर एस्टेब्लिशमेंट अभी भी अगर ऐसा करते हैं तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, मुखालिफ हैं इनके, कि जो लोग जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और वो ये नहीं है कि वो बाहर हमने ठीक है पीते रहे, उसने जो जुर्म किया उस जुर्म की सजा मिलना चाहिए उसको। जी इख्तियार वली खान साहब, आप क्या समझते हैं? मतलब एक तरफ तो जाहिर है हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी थोड़ी सी मुतहरक है। आपने जो मुनर्रफ हकीम थे अदम एतमाद के वक्त पे, आपने उनको सीट्स एडजस्टमेंट उनके साथ आपकी हुई हैं, उनको आपने टिकट्स और हल्के ऑफर किए हैं। अभी ये जो बड़े छोड़े हैं और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में कोई बातचीत हो रही है? आप भी चाह रहे हैं कि उनमें से कोई आपके पास आ जाए, जिनके आप खिलाफ थे, अब चाहते हैं वो आपके पास आ जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है और पाकिस्तान में आपने जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस भट्टी से और किस किस तकलीफ से गुजरना होगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत कितनी तवाना है, यहाँ पर दूसरे इदारे कितने तवाना है, पूरी दुनिया को पता है। तो पाकिस्तान की सियासत की जो तपिश थी, जो इमरान खान या उसके पास जो इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनका तो यही ख्याल था कि बस ये वजीरी है, मुशीरी है, हुकूमत है 2018 से लेकर 23 तक, 23 से लेकर 28 तक, 28 से लेकर फिर 33 तक। उन्होंने तो एक 15 साल का प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ पर आप अगर सियासत करते हैं तो आपको हथकड़ी, बेड़ी, डंडा, जंजीर, हवालात, जेल, इन सारी चीजों के लिए रेडी होना होगा। आपकी सियासत में यहाँ पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार है, आपकी सियासत और जमहूरियत में अदलिया का अलग एक किरदार है। पाकिस्तान में जो अदलिया इस वक्त बरसरे बेकार है, क्या आपने नहीं देखा कि इसी अदलिया का नवाज शरीफ के लिए इंसाफ का पैमाना कुछ और था, मुस्लिम लीग नून के लिए पैमाना कुछ और था, इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और है। इमरान आता है तो उसको गुड टू सी यू कहा जाता है। राना सनाउल्लाह को कभी इस तरह फैसिलिटी, इस तरह इज्जत नहीं मिली, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया जानती थी कि राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई है। एहसन इकबाल इस मुल्क का वजीर दाखिला था, उस पर मजहब कार्ड इस्तेमाल करके गोलियां चलवाई गई। वह आज सरवाइव कर रहा है तो ये उसका नसीब है कि उसका दाना पानी था, उसकी जिंदगी थी, वरना उसको तो मार दिया गया था। उसको किसी ने गुड टू सी यू कहा? नेवर, कभी भी नहीं। तो आज जो सहूलतकारी इमरान की या पीटीआई की, जो आप जमानतों की बात कर रहे हैं ना, कि अदालत ने उसको कहा कि आपकी जान मेरी जमानत से नहीं छूटनी, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो बोले उनको कि ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिक जाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, डट जाएं, लड़ जाएं, मुकालमा करें, झगड़ा करें। आप तो बात करते थे, देखिए हम में और इनमें फर्क ये है कि ये लोग तो क्या कहते थे कि हम इनकलाब लेकर आएंगे, नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिका की गुलामी, नामंजूर, एब्सोल्युटली। तो आप लोग भी इनको, आप भी इनको नो कहे ना, व्हाई आर यू, आप उनको क्यों अपनी पार्टियों में ले रहे हैं? अभी तक तो हमने किसी को लिया नहीं है, आपको पहले से ही पता नहीं क्या बात पता चल गई है। हमारे तो वो सारे तरले कर रहे हैं और अभी तक हमने किसी को लिया नहीं है। हमारे पास स्पेस भी इतनी ज्यादा नहीं है, जिनके पास स्पेस होगी वो रख लेंगे,
हमें इतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि ये मैं जरा थोड़ा सा मुझे एक बात मैं करता हूँ, ये वो लोग हैं इनमें और हम में, ये तो हमसे बड़ा बाला होकर खुद को प्रेजेंट करते थे कि इनके ये तो बड़े कुछ वो कहते हैं ना, बड़े मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, बड़ी अनोखी किस्म की, जो कहते थे कि हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी और तेरा ससुर भी देगा आजादी। अब ठीक। हम इनको कहते हैं कि तुम मांग रहे थे आजादी, हम दे के रहेंगे आजादी। ठीक है जी। तुम अच्छा, जोर जबरदस्ती के लेके रहोगे आजादी, तेरा बाप भी लेगा आजादी। ठीक है, तो ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आऊंगी। नहीं ठीक करनी है, चाहिए। बड़ी बातें या छोटी बातों की बात नहीं है, बात ये है कि उसूल के साथ कौन खड़ा होता है कौन नहीं खड़ा होता। नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, कानूनी तौर पर क्या उनको रिलीफ मिलेगा? जो नई तरमीम हुई है कुछ, उस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है। इलेक्शन से पहले वो आ जाएंगे, इलेक्शंस वक्त पर होंगे, ये फैसला भी कर लिया गया है। तो शुएब शाहीन साहब, आपके ख्याल में जो अभी रिसेंट एक तरमीम हुई है उससे फ़ायदा होगा? 184(3) के तहत जो ताहयात नाअहली का एक फ़ैसला था, वो नवाज शरीफ साहब उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, मैं इस कानूनी बात तौर पे पर जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। 184(3) के दो लॉज चेंज हुए हैं। एक वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जिसको सस्पेंड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, एक दूसरा है रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर। पहला वाला तो सस्पेंडेड है, मुझे नहीं पता कि दोनों लॉ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें टाइम दे दे ताकि हम इसके बारे में ज़रा इंस्ट्रक्शंस ले लें कि क्या हम पहला लॉ रखना चाहते हैं या दूसरा रखना चाहते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में इनको एक अपील की प्रोविजन मिल गई है, बैक डेटेड एक बेनिफिट का एक लिहाज से रिव्यू या अपील की सूरत में वो कर सकते हैं, और वो 60 डेज़ में अगर वो करते हैं तो लार्जर बेंच बनेगा और उसके ऊपर फैसला करेगा। मेरा ख्याल है इससे एक पॉसिबिलिटी है कि उनको एक बेनिफिट मिल जाए। लेकिन एक दो बातें मैं अपने दोस्तों की बात का जवाब दे दूं। देखें, एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब ये इनकलाब की बात करते थे। भाई, इनकलाब की बात तो नवाज शरीफ साहब भी करते थे, फिर वो मुशर्रफ के साथ डील करके अगर ना जाते तो उनकी पार्टी उस वक्त ना टूटती, PML-Q ना होता। दूसरी बात, आज खान के ख़िलाफ़ 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, उसके बावजूद वो इस मुल्क में बैठा है। वो कहीं नहीं भाग के गया, ना लंदन गया, ना दुबई गया। लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब 4 साल से, देखिए 4 साल से नहीं, वो चूँकि जब आप पॉलिटिकल सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए इतने मुकदमात बनाएंगे तो अदलिया आंखें बंद करके तो नहीं बैठेगी। ज़ाहिर है वो जब देखेगी आप यहाँ बैठे हुए हैं ज़मान पार्क, पर्चा आपके ख़िलाफ़ हो रहा है बलूचिस्तान में, FIR कट रही है इस्लामाबाद में, क्या कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर गुजरा है जिसके खिलाफ 150 से ज़ायद मुकदमात बन गए हों? ये नहीं हो सकता ना सबके सामने। फिर एक बात और देखें, खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, 22 MPA जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पैसे लिए हैं पिछले इलेक्शन से पहले KPK के सिर्फ निकाले। पिछले साल 50 लोटे बने, 25 MNA 25 MPA पंजाब और नेशनल असम्बली में। उनके बावजूद जब इलेक्शन हुआ पंजाब असम्बली में, वहाँ इन्होंने लोटों को वोट टिकटें दी, वहाँ 70-75% से ज़्यादा सीटें खान ने जीती। तो अब ये कहना कि जी पब्लिक जो है उनके साथ नहीं खड़ी हुई, ये रिजल्ट बताएगा। आज सिचुएशन बदल चुकी है। किस तरीके से आप देखते हो नवाज शरीफ साहब की वापसी और ताहयात नाअहली खत्म होने के हवाले से भी अपनी राय दीजिए, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए जी, ये सब दुनिया जानते हैं कि ये जो साकिब निसार था या जब भी बन जाए, इतने तो जातियात पे फैसला दिया। अब एक बताखे के ऊपर उसको कि आपके पास ये बताखा था और आपने बताया नहीं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए हमने आपको सारी जिंदगी नाहाल कर दिया। ये कभी हुआ है? ये तो कानूनदान है ना, ये हमारे शुएब शाहीन साहब कानूनदान है। क्या वो जुल्म नहीं हुआ था? क्या उस अदालती जुल्म नहीं था? ये अदालती कत्ल नहीं था जो उसके साथ हुआ था, भट्टो साहब के साथ हुआ था? हम इस अदालतों ने ये सब चीजें जो आज इस भंवर में ये मुल्क फंसा हुआ है, ये भी इसी अदालत की वजह से है। अगर 63A को रीराइट ना करता, ये इख्तियार किया, इसको किसने दिया है अदालत को कि आप रीराइट कर दे? ये तो कहीं भी नहीं है। आईन में अमेंडमेंट करना ये यही अदालत थी कि जब मुशर्रफ साहब को कहते थे कि आप आईन में अमेंडमेंट कर,
वर्दी सारा जिंदगी भी पहनते हैं कि ये जो हमारे अगिया है इसने हमेशा के लिए डिक्टेटर का साथ दिया है। जब इस मुल्क में डिक्टेटर आए उसने नजरिए जरूरत के तहत फैसला करके उनको इख्तियार दिए। हम समझते हैं कि आज उनको अपने इस गुनाहों का माफी चाहिए और माफी कौम से चाहिए कि कौम से माफी मांगे ताकि जमहूरियत इस मुल्क में चले। हम इसके खिलाफ है कि किसी को माइनस करे, हम इसके खिलाफ है कि किसी पार्टी को और किंग पार्टियां बनी। आज तक जो किंग पार्टियां इस मुल्क में बनती रही इस मुल्क का ये असर। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सही है, जो अदलिया का ठीक है, जो अदलिया का गठजोड़ रहा है गैर आईनी जो हुकूमतें थी उनको मजबूत करने में ज़ाहिर है उसकी वजह से भी मुल्क आज इस बहरान में। वली साहब, नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आ रहे हैं? और जो अब बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद वो खुद अमली सियासत में उस तरह से नहीं उतरेंगे, लेकिन मरियम बीबी के लिए ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि वो पार्टी संभालें। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये बातें मेरे ख्याल में करना वक्त से बहुत पहले है कि कौन वजीर आजम बनेगा, मरियम बीबी का क्या रोल होगा, शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा, नवाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ आने वाले इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए मुल्क में होंगे। ये भाई शुएब साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचेगा इससे, ये जो अभी नया कानून बना है। तो देखें नवाज शरीफ के साथ जुल्म कितना हुआ। 2017 से उनको डिस्क्वालीफाई रखा गया है, 3 साल वो 3 साल ये, 6 साल आपने एक बंदे पे बगैर जुर्म की आपने उसको जेल में रखा, आपने उसको बाहर भी भेज दिया, मुल्क से जलावतनी में भी गुजर रहे हैं। अपनी बेगम को उसके जनाजे में वो शिरकत ना कर सका। लेकिन बात क्या थी? बात शुरू हुई थी पनामा से, और पनामा से चलती चलती ठिकाने पे आकर रुक गई। तो हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम है, नजरिए जरूरत, क्या मैं शुएब साहब से पूछने की जसारत करूंगा कि व्हाट वाज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? वक्त खत्म हो गया है। ये ऐसी बहस है जिसमें हमें एक प्रोग्राम और करना चाहिए, लेकिन इख्तियार वली साहब, बहुत माजरत शुएब शाहीन साहब, मुझे पता है आप इस पे जवाब देना, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया जी। और गुफ्तगू को मैं यहाँ पे समेट नहीं सकती हूँ क्योंकि ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तारीख से जुड़े हुए, जिन पर मज़ीद गुफ्तगू होनी चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।